तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को। बात की जाए भारत के तटीय मैदान की तो कहा जाता है कि भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप अर्थात तीनों ओर जल क्षेत्रों से घिरा हुआ। कहा जाता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। उसके तटवर्ती क्षेत्रों का समस्त समतल मैदानी भाग आमतौर पर तटीय मैदान के नाम से या कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। आज इसी की हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत। तटीय मैदान की यदि हम बात करें तो मुख्य तौर पर पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का जिक्र होता है। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान, इन दोनों तटीय मैदानों का उप विभाजन किया जाता है और इसको हम आगे पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर कहा जाता है तटीय मैदानों को दो भागों में ही विभाजित किया जाता है। गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान, वहीं उड़ीसा से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को हम क्रमशः आइए विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, तत्पश्चात हम पूर्वी तटीय मैदान की ओर जाएंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं तटीय मैदान के संदर्भ में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जिसे हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान क्रमशः संकरे मैदान की श्रेणी में आते हैं, अर्थात इनकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर हम देखें काफ़ी ज़्यादा है, किंतु इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो काफ़ी कम चौड़ाई वाला और केवल सागर तट से लगा हुआ कुछ किलोमीटर दूरी वाला यह क्षेत्र है। अमूमन कहा जाता है कि 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच इनकी चौड़ाई ठहरती है। यदि हम उत्तर के विशाल मैदान की बात की जाए तो उसके मुकाबले ये काफ़ी कम चौड़ा मैदान है। अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें, अर्थात तटीय मैदान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो कहा जाता है कि पृथ्वी के निर्माण का सबसे आधुनिक समय, अर्थात आदि नूतन काल। आदि नूतन काल यह पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण का काल था, अर्थात काफ़ी बाद में, या हम कहें यह पूरी तरीके से नवीन तटीय मैदान है। उत्तर भारत में जब गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र अपने निर्माण अवस्था में था, कहा जाता है इसी दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसी हलचलें हुई जिसके परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि तटीय मैदानों के का जन्म होता है। कहा जाता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो प्रमुख जल क्षेत्र हैं भारत में। इन दोनों का जब कहा जाता है कि स्थल भागों में अ, स्थल खंड का धंसाव हो गया। कहा जाता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के स्थलीय खंडों के निमज्जन के कारण, निमज्जन अर्थात धंसाव, धंसाव के कारण हम देखते हैं
पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, जिसे सम्मिलित तौर पर हम तटीय मैदान कहते हैं, इनका जन्म होता है। यहाँ हम बात करें अगर तटीय मैदान के दोनों प्रमुख भाग अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम तुलना करें तो पश्चिमी तटीय मैदान अधिक संकरा है। एवं पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। किंतु अगर यहाँ पर हम फसल उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें पश्चिमी तटीय मैदान काफी अग्रणी है पूर्वी तटीय मैदान के अनुपात में। कुछ अन्य तथ्यों को हम देखते हैं। अगर हम इनके निर्माण की बात करें, निर्माण की प्रक्रिया या निर्माण कैसे हुई थी, कहा जाता है कि दो तीन माध्यम। पहला, सागरीय तरंग। नंबर दो, अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया। मुख्यतः यह सागरीय तरंगों के द्वारा ही हुआ था निक्षेपण का क्रिया। उसके अलावा नंबर तीन पे हम देखते हैं तो पठारी नदी, पठारी नदियों का अवसाद। तो यहाँ पर हम इन्हें दो भागों में रख सकते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है कि सागरीय तरंग के माध्यम से अर्थात सागर के जल में जब लहरें हिलोरें मारती हैं, तट की ओर जब सागर का जल आता है लहर के माध्यम से, तो इस दौरान अपरदन और निक्षेपण, मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण की क्रिया संपन्न होती है। परिणाम स्वरूप कहा जाता है पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं पठारी नदी अर्थात प्रायद्वीप या पठार में बहने वाली जो नदियां हैं, उनके द्वारा जो लगातार अवसाद का निक्षेप किया जाता है अर्थात कंकड़ पत्थर मिट्टी, जब ये बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं उसके पूर्व अपने साथ बहाकर लाए गए मलबों का निक्षेप करती हैं इन क्षेत्रों में। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान की कुल लंबाई। यह दरअसल भारत के तटीय मैदान की कुल लंबाई है, या हम कह सकते हैं कि भारत का तटवर्ती क्षेत्र कितना लंबा है। तटीय मैदान की कुल लंबाई कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि लगभग 6100 किलोमीटर लंबा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है। और लंबाई के दृष्टिकोण से देखें तो यह काफी विस्तृत तटीय मैदान प्रतीत होता है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे तटीय मैदान का पहला भाग, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन।
पश्चिमी तटीय मैदान अमूमन कहा जाता है कि गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। कहा जाता है पश्चिम में इसकी अवस्थिति मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप अर्थात तमिलनाडु अंतरीप तक विस्तृत तटीय मैदान जिसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। यह कई भागों में विभक्त है। यहाँ पर अधिक विविधता पाई जाती है। अब यह विविधता चाहे फसल के रूप में हो, चाहे यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति हो, या इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन हैं, या फिर पशु हैं, या फिर अन्य। कहा जाता है पूर्वी तटीय क्षेत्र के मुकाबले पश्चिमी तटीय प्रदेश अधिक विभिन्नता वाला क्षेत्र है। अगर इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें, सबसे पहले देखेंगे औसत लंबाई। तो कहा जाता है कि लगभग 720 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कहा जाता है 50 से लेकर 80 किलोमीटर इसकी कुल औसत चौड़ाई है, एवरेज। कहा जाता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र में प्रवाहित नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और तीव्रगामी होती हैं। यह एक प्रमुख विशेषता है पश्चिमी तटीय मैदान की। साथ ही कहा जाता है लैगून की उपस्थिति है यहाँ। लैगून अर्थात जिसे हम भूगोल की भाषा में पश्च जल क्षेत्र कहते हैं। सागर का जल लहरों के माध्यम से जब स्थल खंड पर प्रवेश करता है और वह जल वापस सागर में नहीं जा पाता और अवरोधक के रूप में उसके ठीक पिछले हिस्से पर बालू के ढेर बिल्कुल दीवार की भांति खड़े हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ एक कम गहरा उथला जल क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लैगून या उथली झील का नाम देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उथली झील पाए जाते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में। इन्हें केरल में एक विशेष नाम दिया जाता है। उथले जल क्षेत्र या लैगून को केरल में एक नाम दिया जाता है कयाल, अर्थात कयाल की उपस्थिति केरल राज्य में पाई जाती है। कुछ प्रमुख कयाल हैं केरल में चर्चित हैं, अर्थात उथले जल क्षेत्र, जैसे अस्थामुडी, अस्थामुडी और इसके अतिरिक्त बेम्बानाड। अस्थामुडी एवं बेम्बानाड ये मुख्य तौर पर पश्चिमी तटीय मैदान में पाए जाने वाले लैगून को केरल में कयाल कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख कयाल हैं जो केरल में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? अस्थामुडी और वेम्बनाड। आइए इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदानों का उप विभाजन। पश्चिमी तटीय मैदान को अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है उनकी विशेषताओं और भौगोलिक अवस्थिति के अनुरूप। आइए इन उप विभागों को देखते हैं।
पश्चिमी तटीय मैदान के प्रमुख भाग अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान के उपभागों की हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान को मुख्य तौर पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पर है गुजरात का मैदान, नंबर 2 की हम बात करते हैं कोंकण का तट, पश्चिमी तटीय मैदान का तीसरा भाग जो कि कन्नड़ या कर्नाटक तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ अथवा कर्नाटक तट। वहीं चौथा और अंतिम भाग पश्चिमी तटीय मैदान का जाना जाता है मालाबार के मैदान के रूप में या मालाबार का तट। चूंकि ये सभी तटीय मैदान हैं, तटीय क्षेत्र हैं, इसीलिए यहाँ तट शब्द का विशेष उल्लेख होता है। अगर हम गुजरात के मैदान की बात करें तो कहा जाता है कि ये गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। तटवर्ती क्षेत्र। वहीं हम यदि कोंकण तट की बात करें तो कहा जाता है दमन से गोवा तक, दमन से गोवा के बीच कोंकण का तटीय मैदान जाना जाता है, विस्तृत है। अगर हम कन्नड़ तट की बात करें या कर्नाटक तट की तो कहा जाता है कि गोवा राज्य, गोवा काफ़ी चर्चित है, गोवा से लेकर मंगलौर, मंगलौर जो कि आपका कर्नाटक राज्य में मिलेगा। गोवा से मंगलौर के मध्य कन्नड़ या कर्नाटक तट पाया जाता है। मालाबार तट की हम बात करें तो मंगलौर से हम आरंभ करेंगे और सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। यहाँ तक मालाबार तट का विस्तार है। इस तरीके से इस पश्चिमी तटीय मैदान को 4 प्रमुख चुनिंदा भागों में हम विभाजित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के ये चारों प्रमुख भाग हैं, इसका थोड़ा सा विस्तारित रूप में हम देखेंगे गुजरात का तटीय मैदान कैसा है, कोंकण का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान और मालाबार का तटीय क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी प्रकार का आपको आज की वीडियो में अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें अनिवार्य रूप से। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले हिस्से को लेकर। नमस्कार। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे, पश्चिमी तटीय मैदान के कुछ प्रमुख भागों को, 4 भागों को संक्षिप्त रूप में, इसके आगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुजरात के तटीय मैदान से हम आरंभ करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के इन चारों भागों को थोड़ा विस्तार रूप में। सबसे पहले देखते हैं गुजरात का मैदान, या जिसे हम गुजरात कहा जाता है। मुख्य तौर पर यह गुजरात का सौराष्ट्र जिला, गुजरात के सौराष्ट्र से सूरत तक इस मैदान का विस्तार है। इसके तट पर कुछ प्रमुख चर्चित स्थल अवस्थित क्रीक। अक्सर भारत पाकिस्तान के संदर्भ में सर क्रीक का जिक्र होता है। उसके अतिरिक्त
कोरी क्रीक। सर क्रीक और कोरी क्रीक दरअसल दोनों स्थल भाग में सागर तट से लगे हुए दलदली क्षेत्र हैं। नमकीन क्षेत्र पाकिस्तान का विवाद होता रहता है। इसके अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के बाद हम देखें खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी की उपस्थिति गुजरात के तटीय मैदान के आसपास ही और इससे संलग्न मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले तटीय मैदान की, जो कि कोंकण का मैदान या कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण का मैदान अथवा इसे आप तट भी कह सकते हैं। कहा जाता है उत्तर में दमन। दमन एक केंद्र शासित प्रदेश है। दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक। उत्तर में दमन एवं दीव से लेकर दक्षिण में गोवा तक का आवृत क्षेत्र। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य तक विस्तृत है या विस्तार लिए हुए है। कोंकण का तटीय मैदान। इसे आमतौर पर पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहा जाता है। एक उपमा या संज्ञा दी जाती है पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग। कोंकण तटीय मैदान को। इसके आगे कुछ और तथ्यों को देखते हैं। कोंकण तट की बात की जाए तो आमतौर पर यह कहा जाता है 720 किलोमीटर लंबा तटीय मैदान कोंकण तटीय मैदान है। काफी ज्यादा विस्तार है। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले इसमें शामिल हैं। या हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य में कोंकण तटीय मैदान का विस्तार है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ विशेष दर्रे बताया था, इसकी परिभाषा बताई थी। दोबारा परिभाषा पे हम नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों की बात करें तो इनमें थाल घाट और भोर घाट का विशेष रूप से जिक्र होता है। थाल घाट एवं भोर घाट, इन दो दर्रों का या गैप का विशेष तौर पर उल्लेख होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के तीसरे भाग की ओर। इसे कहा जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट या कर्नाटक का मैदान। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मुख्य तौर पर कर्नाटक राज्य में विस्तार है। जिसे हम कन्नड़ के मैदान के नाम से जानते हैं। कहा जाता है गोवा से मंगलौर मंगलौर तक विस्तृत मैदान, जो कि कन्नड़ का तटीय मैदान कहलाता है। मंगलौर दरअसल कर्नाटक का एक जिला है और गोवा एक राज्य है भारत का। कहा जाता है इन दोनों के बीच अरब सागर से सटा हुआ तटीय मैदान है। कन्नड़ के तटीय मैदान की बात करें तो यह अपने विशेष किस्म के फसलों हेतु चर्चित है। जैसे विशेष फसल हेतु चर्चित है। इन विशेष फसलों में जिन फसलों का नाम आता है उनमें हम देखेंगे का सुपारी, इसके अलावा कहवा या कॉफ़ी और काली मिर्च, अच्छा अर्थात विशेष प्रकार के पेय पदार्थ कहवा और मसालों के लिए चर्चित है कन्नड़ का तटीय मैदान। यहाँ प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण नदियाँ हैं कन्नड़ के तटीय मैदान में। इन नदियों को हम देखते हैं। प्रमुख नदियों की हम बात करें तो सबसे पहले आता है नाम कालिंदी का। यह उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली यमुना नहीं है। कालिंदी एक अलग नदी है। दूसरी है शरावती, शरावती नदी जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा अवस्थित है। इसके अतिरिक्त नेत्रावती नदी। ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो कन्नड़ के तटीय मैदान में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। आगे हम बढ़ते हैं और पश्चिमी तटीय मैदान के अंतिम भाग को देखते हैं, जिसे आमतौर पर कहा जाता है मालाबार का तट। तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी सिरा। सबसे दक्षिणी भाग मैदान कहते हैं। के बारे में कुछ और तथ्य देखें। कहा जाता है कि मंगलौर से कन्याकुमारी तक विस्तृत मालाबार का तटीय मैदान, जो कि पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी भाग है, कहा जाता है कि मालाबार के तटीय मैदान में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल वाले और काफ़ी लंबे लैगून या कयाल पाए जाते हैं।
कुछ प्रमुख कयाल कहा जाता है इस क्षेत्र में जो मिट्टी है या मृदा है वो मुख्य तौर पर कॉप मृदा है अर्थात नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी एवं इसके साथ लेटेराइट मिट्टी की भी अधिकता पाई जाती है। कॉप मिट्टी जहाँ खाद्य फसलों के उत्पादन हेतु काफ़ी अच्छी मानी जाती है, वहीं लेटेराइट मिट्टी अपने मसाले और पेय पदार्थों संबंधी फसलों के उत्पादन हेतु चर्चित है। यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं मालाबार तट पर, उसकी हम बात करें, प्रमुख फसलों में यहाँ पर नाम लिया जाता है रबर, दूसरा सिनकोना, वहीं नंबर 3 की हम बात करें कहवा, नंबर 4 की बात करें तो गर्म मसाले, वहीं नंबर 5 की हम बात करें तो नारियल। इस प्रकार से रबर, सिनकोना, कहवा, गर्म मसाले एवं नारियल ये कुछ विशिष्ट फसलें हैं जो कि केवल आप पाएंगे दक्षिण भारत के इस पश्चिमी तटीय मैदानों में ही उत्पन्न होते हैं। इस पर मालाबार का तट जाना जाता है अपने मसाले के लिए। यहाँ प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है मालाबार के तट में, जिसे पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार जो कि केरल की प्रमुख नदी है, यह पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी है मालाबार तट में। कहा जाता है कि पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग मालाबार तट में कुछ विशेष प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, आणविक खनिज जिसे हम कहते हैं। इनमें नंबर 1 है मोनोजाइट, वहीं नंबर 2 की हम बात करें जिरकान, जिरकान के बाद नंबर 3 की अगर हम बात करें तो थोरियम। ये तीनों खनिज विशेष तौर पर जाने जाते हैं अपनी परमाणु विशेषताओं हेतु, अर्थात इन्हें हम आणविक खनिज कहेंगे। इस प्रकार से पश्चिमी तटीय मैदान पूरा होता है जो 4 भागों में विभक्त है। उम्मीद है आपको सारे तथ्य बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है, संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट में, जिसमें हम देखेंगे तटीय मैदान का दूसरा भाग, पूर्वी तटीय मैदान और उसके उपभाग को, जिसमें हम चर्चा करेंगे वहाँ की नदियाँ, वहाँ के फसल, उसका विस्तार और अन्य तथ्यात्मक चीज़ों को लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।